Very good morning to all of you. और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1989 विथ अमेंडमेंट आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। हजार्डस वेस्ट केमिकल का रूल हम लोगों ने कल पढ़ा था, वो आई बटन में आ जाएगा। सभी रूल्स ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होकर चलते हैं, एक साथ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होकर चलते हैं, और यही इसकी बड़ी खासियत भी है। हजार्डस वेस्ट, हजार्डस केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज सेल रूल जेनेटिकल इंजीनियर्ड माइक्रोब्स, तो ये तीन अलग अलग रूल्स एक साथ बाइंड अप होकर चलते हैं। हजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल के बारे में आपको मैं एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये एक हमारे रिसर्च पेपर से रिलेटेड है। जब हम लोग एमएससी में थे तो जितने भी बच्चे इन्वायरमेंटल साइंस के ये देख रहे होंगे प्रोग्राम, उनको मैं बता दूं, एमएससी अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस से कर रहे हैं तो आपके पास एक डिसर्टेशन, एक समर इंटर्नशिप और एक जो है आपका सेमिनार होना अनिवार्य है। उसको ज़रूर करिएगा। इंडस्ट्रियल विजिट मिल जाए तो और अच्छा, पेपर कहीं प्रेजेंटेशन करने को मिल जाए नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तो और बेटर। ये चूँकि 5 ये सुविधाएं हमारे डिपार्टमेंट में बच्चों को मिलती हैं, ये हम लोग देते हैं बच्चों को एमएससी के। तो जब मैं एमएससी कर रहा था इन्वायरमेंटल साइंस में, तो ऐसे ही हम भी लोग डिसर्टेशन करने के लिए निकले। तो हम लोगों ने भी एक टॉपिक को चुना। एमएससी फर्स्ट ईयर में अलग डिसर्टेशन किया, एमएससी सेकेंड ईयर में अलग डिसर्टेशन किया। ये जान लीजिए, दो दो टॉपिक पे हम लोगों ने वर्क किया। तो डिसर्टेशन कर रहे थे, हम लोगों की टीम थी और उस टीम का काम था हजार्डस वेस्ट के सर्वे को पूरे अयोध्या फैज़ाबाद जो है उसको कवर करना था। एक एमआर जी थे लालवानी सर, उन्होंने बड़ी हेल्प की और हर डॉक्टर से हम लोग मिले जो अपने डिस्पेंसरी के आगे हजार्डस अपना वेस्ट मटेरियल डंप कर रहे थे। उस वेस्ट को नगर महापालिका की गाड़ी उठाकर ले जाती थी और म्यूनिसिपल वेस्ट में मिलाकर डंपिंग साइट पर फेंक दिया जाता था। जब हम लोग विश्वविद्यालय से पढ़कर निकलते थे तो रास्ते में एक हड्डी का अस्पताल पड़ता था। उस अस्पताल वाले को हम लोगों ने 1-2 बार समझाया कि भाई जो ये आप प्लास्टर का टुकड़ा फेंक रहे हो बाहर, ये इसको सुनगा भी देता था, उसमें आग लगा देता था वो, तो वो सुनकता रहता था। मैं कहा ये बहुत गलत तरीका है, इस तरह से नहीं डिस्पोज ऑफ होता है। चूँकि हम लोग वही चीज़ पढ़ रहे थे और डॉक्टर अरुण कुमार पांडे सर उस समय हम लोग को लॉ पढ़ाते थे। ये जो आप लॉ का देख रहे हैं मेरा कमांड, ये उन्हीं की देन है। तो अरुण सर ने से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, क्योंकि उन्हीं के अंडर में भी ये सर्वे चल भी रहा था। हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर क्या किया जाए। उन्होंने सजेस्ट किया कि MOEFCC को एक लेटर भेजो, पहले उनको समझाओ और उसके बाद से एक लेटर डालो। 1-2 बार तो उन्होंने, वहाँ के लोगों ने मिलने से मना कर दिया वहाँ के अथॉरिटीज़ से। पर जब हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट से हैं और ये जो आप डंप कर रहे हो इसकी कंप्लेन हम लोग मिनिस्ट्री में करने वाले हैं, क्योंकि देखो हजार्डस वेस्ट जो भी है, चाहे बायोमेडिकल हो चाहे सेल रूल कुछ भी हो, इसको सारा जो है MOEFCC देखती है। हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे मॉनिटरिंग अलग अलग बॉडीज़ बना रखा है, पर ये देखती है। अब हुआ क्या कि जिस दिन हम लोग उसको समझाने गए उस दिन उसने बहुत सारा डंप किया था। मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ जो एक्सपायरी हो गई थी वो भी अपने दुकान के बाहर फेंका था। इतना हम लोगों का बोलना था, खाली केवल इतना बोलना था कि उस पूरे अस्पताल में हाहाकार मच गया कि भाई ये सर्वे कोई टीम आ गई है और खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। तुरंत से इमीडिएट एक्शन लिया गया और इसका नतीजा हम लोग को अगले दिन मॉर्निंग में जब हम लोग जा रहे थे तो देखे
कि वहाँ पे उस तरह का कोई डंपिंग नहीं था। उसने हटवा लिया। 2-3-4 दिन 5 दिन 6 दिन नहीं, पूरा 8 महीना 15 दिन हम लोगों ने उसको वॉच किया। इस पर एक रिसर्च पेपर है हमारा, मेरा है और डॉक्टर विजय उपाध्याय जी का है। तो हम लोगों ने इसको कंटिन्यूअस वॉच किया। वॉच करने के बाद से फिर हम लोग उससे गए पूछने कि भाई तुम अब कैसे डंपिंग करते हो। तो उसने बताया कि हम लोगों ने इंसिनरेटर इंस्टॉल किया हुआ है अपनी छत पे, रूफटॉप पे। तो देखिए, टेक्निक्स तो हमेशा फिजिबिलिटी से अवेलेबल है, बशर्ते ये कि हमारी जो है ना, हमको ये चीज़ समझना चाहिए। ये जो हजार्डस वेस्ट हैं किसी भी फॉर्म में हो, ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, बहुत ही ख़तरनाक। मैंने इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए एक बायोमेडिकल वेस्ट पे बाइक राइड की थी सुल्तानपुर में, अवेयरनेस फैलाने के लिए। और उस बाइक राइड का भी वीडियो इसमें हमारे प्लेलिस्ट में है, राइड करके, उसको मैं इस पर टैग कर दूंगा फोटो वीडियो को। उस क्या नाम है, आप उसको देखिएगा किस तरह से लॉ का मिसयूज़, जो उसको नहीं जानेगा वही मिसयूज़ करेगा, ये भी जान लीजिए। लॉ को जो जान रहा है, जो पढ़ रहा है, जो समझ रहा है, वो ऐसा नहीं कर पाएगा, उसको तोड़ेगा नहीं, कभी नहीं तोड़ेगा। पर जो लॉ नहीं जान रहा है वही उसमें गलतियां और कमियां निकालते हुए आगे बढ़ेगा। अब एक छोटी सी पहल थी हम बच्चों की, उस समय हम लोग बच्चे थे, एमएससी के स्टूडेंट थे, पर एक सही मार्गदर्शन मिलता है शिक्षक का तो बच्चे सही तरीके से काम करते हैं। मैंने पढ़ना और पढ़ने का तरीका यूनिवर्सिटी से सीखा, अपने डिपार्टमेंट से। और जो रहा कुछ बचा खुचा अनुशासन था जो मेरे जीवन में ज़रूरी था कहीं ना कहीं, वो मुझे इस संस्थान ने सिखाया, मेरे कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, जिसमें पढ़ाते हुए मुझे बहुत गर्व होता है, क्योंकि एक्चुअली में टीचिंग जो है ना, ये मेरा पैशन है। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि जब हम लोग इसके बाद से अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस करने बैठे अरुण सर से, तो अरुण सर से हम लोग कहे, सर ऐसा है कि थोड़ा इसको और इलेबोरेट करें, अभी तो हम लोग हजार्डस वेस्ट को कंसीडर किए हैं, क्यों ना हम लोग जो है बायोमेडिकल वेस्ट को भी देखें। तो उसकी रोचक और मज़ेदार कहानी आपको नेक्स्ट जो एपिसोड है बायोमेडिकल वेस्ट का, मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज, उसमें आपको सुनने को मिलेगी। एक बच्चे ने हमें फ़ोन किया था कि सर कोविड का अलग बताइए, तो हम आपको जो बायोमेडिकल वेस्ट अमेंडमेंट 2019-20 हुआ है उसको ऐड कर देंगे, तो उसमें आपका कोरोना का भी सारा आ जाएगा। ठीक है, एकदम परेशान मत होइए, जानकारियाँ आपको सब मिलेंगी। क्योंकि देखिए, आप चाहे पीसीएस, चाहे आईएएस, चाहे किसी तैयारी करें, पीसीएस जेईई की, ये सब क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट जब जनरल नॉलेज बन गया तो फिर तो समझ लीजिए कि आपको बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। कोई क्यूरीज कहीं से उठ सकती हैं, क्वेश्चंस कहीं से आ सकते हैं। परीक्षा मतलब ही है दूसरे की इच्छा। तो ये होता है अवेयरनेस। आप पढ़े, आपको पढ़ाया गया, उस पढ़ाई के प्रति आप जागरूक हुए, आपने एक एक्शन लिया। किसी ने हम लोगों को नहीं कहा कि आप जाके सर्वे करो, कि कोई टीचर ने नहीं कहा कि आप सर्वे कर लो इस इलाके का। हम लोगों ने खुद ये प्रोजेक्ट बनाया, खुद ही डिज़ाइन किया और सर से हम लोग डिस्कस किए। और ये बहुत मज़ेदार बात है, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले और हम लोग को ऐसा माहौल भी मिला। क्योंकि हम लोग जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट थे, ये खुद ही ना कुछ नया बनाते थे। अक्सर होता था कि एयर पे सर्वे करेगा, कई तो 3-4 बच्चों की टीम बन गई, एयर मॉनिटरिंग पे सर्वे हो रहा है, कोई नॉइज़ पे सर्वे कर रहा है, कोई सॉइल सर्वे कर रहा है। तो जब हम लोग एमएससी करके निकलते थे तो वी हैव एनफ डेटा, एनफ रिसर्च पेपर, सफिशिएंट नॉलेज फॉर एनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये होता है पढ़ने का तरीका। आपको 2 साल देना है एमएससी में। एमएससी मतलब ही होता है कि आप रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए जा रहे हैं। एमएससी का मतलब ही है रिसर्च ओरिएंटेशन, और कुछ नहीं है। एमएससी आप क्यों कर रहे हो? रिसर्च के लिए। बीए बीएससी क्यों करते हो? आईएएस पीसीएस के लिए। इंटरमीडिएट क्यों करते हो? मेडिकल या नीट के लिए या रेलवेज़ के लिए। इसीलिए करते हैं ना, और किस लिए करते हैं?
तो अब एमएससी में हम लोगों ने ये स्टेप लिया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे इसको करें, इस तरह को प्रैक्टिकली अप्लाइकेबल करें। आप ये इस पर डिपेंड मत रहिए कि टीचर आपको जाके बताएगा कि तुमको ये टाइम ये स्लॉट दिया गया है। आप खुद कुछ डिज़ाइन करो, खुद कुछ क्रिएशन करो। एक स्टूडेंट अभिषेक और हमारे यहाँ थे अभिषेक, सत्यव्रत और संतोष, इन्होंने जो गोमती रिवर है इसकी प्रोडक्टिविटी को लेकर रिसर्च किया। वह रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेमिनार में मैंने प्रेजेंट किया। मैंने उनसे कहा कि तुम जाके प्रेजेंट करो, कहे नहीं सर आप करिए, पहला सेमिनार है, डर लग रहा है। मैं कहा ठीक है मैं प्रेजेंट करा। मैं उसको प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने पे मुझसे क्यूरी हुई कि यार गोमती तो लखनऊ में है। मैं कहा नहीं सर, गोमती सुल्तानपुर में भी बहती है। तब वहाँ लोगों को पता चला कि सुल्तानपुर में भी गोमती है जिसमें पोल्यूटेंट मिल रहे हैं BHL के, हैवी इलेक्ट्रिकल्स के, और यहाँ का सीवेज जिसमें डंप हो रहा है, जबकि यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट है। तो खैर ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद से कई सारे बच्चों ने अपने रिसर्च पेपर्स शुरू किए पब्लिश करना। हमारे पास बहुत अच्छी तादाद में बच्चों के रिसर्च पेपर हैं। और जब बच्चे इसी चीज़ को सीख कर आगे जाते हैं तो वो जहाँ PhD करने जाते हैं वहाँ पे बहुत बेहतरीन पब्लिकेशंस करते हैं। तो इन्वायरमेंट साइंस तो एक होलिस्टिक अप्रोच है कि आपको ऐसा मार्गदर्शन, एक ऐसा ट्रैक दे देगा ना कि आप रफ्तार पकड़े ही रहेंगे हमेशा। तो आगे चलते हैं इस मज़ेदार स्टोरी के साथ हजार्डस वेस्ट के बारे में। हजार्डस वेस्ट में मैंने बताया था कि 3 चीज़ एक ही जैसा चलता है। पहला हम लोग हजार्डस केमिकल पढ़े थे, दूसरा हजार्डस वेस्ट पढ़े आज जो पढ़ रहे हैं, और कल पढ़ेंगे, माने कल मीन्स मंडे, मैन्युफैक्चरिंग यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल रूल 1989। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसी में मैंने अमेंडमेंट के साथ ऐड कर दिया। वो जो बच्चा हमसे सवाल पूछा था तो उसके लिए है कि जो है इसी में मैंने उस कोविड वाले को भी ऐड कर दिया है, और उसको आप देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैन्युफैक्चरिंग यूज 2 पार्ट में है, ये 2 पार्ट में बनेगा क्योंकि कोविड ऐड करने से वो बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1989 इम्प्लीमेंटेड ऑन 28 जुलाई 1989। इसमें 21 सेक्शंस हैं, एक शेड्यूल है, और एक शेड्यूल ये 2008 का है। बाकी शेड्यूल हमने कल ऊपर आई बटन में आ रहा होगा सब हजार्डस वेस्ट वाला, जो हजार्डस केमिकल वाला, उसमें मेंशन कर दिया है। इसमें 10 फॉर्म है। अब 10 फॉर्म आप चाहे 1010 करके लिख दें और चाहे 10 का साइन बना दें रोमन में। अब ये 10 फॉर्म जब कभी आप रिटन टेक्स्ट में लिख रहे हो तो उसके आगे आपको फॉर्म लिखना जरूरी है। तो 10 फॉर्म है। सब्सिडरी ऑर्डर 594E के अंतर्गत ये बना। इसमें जो मेजर अमेंडमेंट हुए, मैं फिर कह रहा हूँ, हमेशा मैं अमेंडमेंट को पढ़ता हूँ सारे, और पढ़ने के बाद जो मुझे लगता है कि मेजर अमेंडमेंट होंगे उन्हीं को मैं कंसीडर करता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अमेंडमेंट 2000, 2003, 2008 और 19 ये मेजर अमेंडमेंट थे। वही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये सब चलेगा। सारा ये लॉ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत गवर्न होता है। चाहे आप हजार्डस केमिकल की बात करें, चाहे बायोमेडिकल इसकी बात करें, आप हजार्डस वेस्ट की। ध्यान रखिएगा, रूल के अंतर्गत में एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये हजार्डस वेस्ट और हजार्डस केमिकल वाले आते हैं, और ये आपका मैन्युफैक्चरिंग आएगा। रूल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को गवर्न करेगा, समझ रहे हैं? मतलब आप एक छाते की कल्पना कीजिए, एक छाता, छाते में एक डंडी, ठीक है, डंडी इज रूल, और उस छाते में लगी तीलियां जहाँ पे केंद्रित होती हैं वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और उस डंडे जितने हैं अब वो सारे लॉज हैं। आया बात समझ में? बहुत ही आसान तरीका सा था समझाने का, ठीक है। ऐसे ही मैं क्लास में भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मुझे सही बता रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इसको पढ़ाने में। फिर इसके बाद से जो कंटेंट है हमारा, इसमें डरिए मत, ये मैंने 21 सेक्शन लिख रखे हैं। जब ये लॉ बना था 89 में तो इसमें कुल 12 सेक्शन हुआ करते थे। कुछ सेक्शंस को मॉडिफाई करके 21 बना दिया गया, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा BSc या MSc का है तो ही शुड नॉट, मेरी मच अलाउड, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ कि आप 20 सेक्शन लिखो। आप सेलेक्टेड 4-5 लिखो, सेलेक्टेड 4-5 लिखो, ठीक है।
हाँ, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हो, PCS जे की तैयारी कर रहे हो तो आपको, और NTA नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट में। तो शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट में यही लिखेंगे, दिस रूल इज नोन एज हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1989। इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 28 जुलाई 1989। इसमें विथ 21 सेक्शन, 1 शेड्यूल, 10 फॉर्म ऑफ सब्सिडरी ऑर्डर 594E विथ अमेंडमेंट 2003, 2008 एंड 2019। फुल स्टॉप करके आप आगे ये पूरा पैराग्राफ नीचे का लिख सकते हैं। फिर ये एक इसमें नया ऐड होता है, एप्लीकेशन। ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन, यही अमेंडमेंट से आया, एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अब इसको हम सीधे टू दी पॉइंट पे बात करते हैं। एप्लीकेशन में ये वाटर एक्ट, एयर एक्ट को भी गवर्न करता है, क्योंकि एयर एक्ट में भी पोल्यूशन में हजार्डस आता है, वाटर में भी हजार्डस आता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में भी पोल्यूशन और पोल्यूटेंट की डिफिनेशन में हजार्डस वेस्ट, हजार्डस केमिकल्स आते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ लिखा जाता है। फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 इंडिया का है ये। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998। फिर वेस्ट कवर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2000। लेड एसिड बैटरी का जो नियम है, बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2001। अब आप देख रहे हैं कितने सारे एक्ट और रूल हमारे देश में हैं। फिर आता है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट मतलब कि जो फॉर्म 1 को भर के सबमिट करता है और हजार्डस वेस्ट को कलेक्ट करता है, वो एक्टिविटी को परफॉर्म करने की तैयारी करता है, वो एप्लीकेंट होता है। ऑक्शन मतलब आप जानते हैं, बल्क ऑफ वेस्ट का सेल बाय इन्वेटिंग। इसमें एक बहुत मज़ेदार कहानी है, वो भी मैं आपको अभी सुनाऊंगा। ऑक्शनर मतलब जो पर्सन ऑक्शन में उस वेस्ट के हक को प्राप्त करने वाला होता है। अथोराइजेशन मतलब, अब देखिए वही अथॉरिटी जो आप पीछे पढ़े थे, अथॉरिटी, अथोराइज पर्सन, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फिर डिस्पोजल साइट मतलब ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग, रिकवरी ऑफ हजार्डस वेस्ट। एक्सपोर्ट मतलब वही जो आउटसाइड इंडिया जाए। सारा डिफिनेशन वही चल रहा है, बस कुछ कुछ पॉइंट ऐड किए हैं। तो अगर आपको लगता है कि उसका इसमें सेम है तो आप एक ही चीज़ को पढ़ के इसमें लिख सकते हैं, बस सेक्शंस ध्यान रखिएगा। इसके बाद से एक्सपोर्टर मतलब वो एक्सपोर्ट करने वाला। फिर इन्वायरमेंटल साउंड मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। हाँ, इन्वायरमेंटल साउंड में अब इसमें जैसे 10 डिफिनेशन 11 डिफिनेशन जो है उसमें से आपको जो भी पॉइंट आपको सेलेक्टेड ईजी फिजिबल लगे वही आप नोट करो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप MSc और BSc के स्टूडेंट हो तो वही 2-3 पॉइंट नोट करो, कोई ज़रूरी नहीं है पूरा नोट करने का। हाँ, यदि आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम तैयारी कर रहे हो IAS PCS का, तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हजार्डस मीन्स कि फिजिकल, केमिकल और रेडियो एक्टिव, फ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव, करोसिव कैरेक्टरिस्टिक, जिससे कि कोई भी डेंजरस थिंग क्रिएट हो जाए एनवायरनमेंट के लिए। वेस्ट साइट मतलब कि जहाँ पे वो ट्रीटमेंट प्लांट या डिस्पोजल हो रहा हो, वो वेस्ट साइट कहलाती है। रजिस्टर्ड रिफाइनर और रिसाइकलर, रिसाइकलिंग करने वाला व्यक्ति जो होगा हजार्डस वेस्ट का, वो रजिस्टर्ड होता है, सब लोगों को अथॉरिटी नहीं है रिसाइकिल करने की। रिफाइनिंग ऑफ यूज्ड ऑयल, जो स्टॉक में इस्तेमाल करते हैं यूज्ड ऑयल को। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट क्या है? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट में आता है कि कोई भी केमिकल नेशनल जुरिडिक्शन से या किसी पर्टिकुलर एरिया से बाहर जाकर मूव हो रहा है, एटलीस्ट कम से कम एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा है, इसका मूवमेंट हो रहा है, तो वो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट कहलाता है। मतलब कि कोई भी आप कंटेनर में हजार्डस वेस्ट रख दीजिए, ठीक है, अब वो चाहे नाव से, चाहे प्लेन से, और चाहे ट्रेन से, चाहे बस से, चाहे एम्बुलेंस से, चाहे कार से, चाहे अपनी बाइक से, एक साइकिल से भी। एक मैं जान रहा था कि कुछ लोग सोचेंगे कि साइकिल से भी, क्योंकि देखो भाई सोचने का तरीका होना चाहिए ना, आप सोचिए, यही बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, नियम में है, साइकिल से भी अगर कोई आप हजार्डस वेस्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जा रहे हैं तो वो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट में आता है, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद से आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर एंड ऑपरेटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर और द ऑपरेटर
फॉर हैंडलिंग। अब शेड्यूल 1, 2 और 3 में ये विवरण है कि कौन कौन से हजार्डस वेस्ट हैं और इसका हैंडलिंग कैसे होगा। तो ये ध्यान रखना है ऑक्यूपायर को कि सारा कुछ स्टोरेज डिस्पोजल सारा फुल्ली लिस्टेड हो। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्यूपायर को होती है, अगर एक भी लीकेज हुआ तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्यूपायर की होती है। ड्यूटीज़ ऑफ ऑक्यूपायर एंड ऑपरेटर ऑफ अ फैकल्टी, उसकी ड्यूटी क्या है? किसी भी हजार्डस वेस्ट को किन्हीं भी कंडीशन में मिस हैंडलिंग नहीं कर सकते आप। बहुत बड़ा था तो मैंने कहा कि इसको शॉर्ट सेलेक्टेड रखूं मैं। किसी भी हजार्डस वेस्ट को मिस हैंडलिंग नहीं कर सकते आप, वरना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और रूल्स के अंतर्गत आप पेनलाइज कर दिए जाएंगे। ड्यूटीज़ ऑफ अथॉरिटी, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। ड्यूटीज़ ऑफ अथॉरिटी, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ हजार्डस वेस्ट एक्टिविटी इन हिज जुरिडिक्शन। उसके अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हजार्डस वेस्ट का मूवमेंट हो रहा है तो उसकी वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करे। ग्रांट रिलीज होता है बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कमेटी के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा फॉर जो ऑफिसर्स या जो मेंबर्स इसके लिए डिजिग्नेट होंगे। इसमें आपको रिवार्ड भी दिया जाता है और रिवार्ड के बाद से रिवोक भी किया जाता है। होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए आपको हम ग्रांट दे दिए, ठीक है, ग्रांट दिए मतलब कि सरकार ने आपको परमिट दे दिया कि चलो भाई डॉक्टर प्रकाश तिवारी जी जो है यू आर परमिटेड टू ट्रीट द हजार्डस वेस्ट ऑफ सुल्तानपुर। मैं कहा जी ठीक, ओके, डन। और मैं शुरू हो गया ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोसीजर में। फिर मेरे मन में बेईमानी आ गई, चूँकि इसमें बहुत पैसा है। आपको पता है हजार्डस वेस्ट में करोड़ों रुपए है, वेस्ट में करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों रुपए, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो हजार्डस वेस्ट में मैं घुसा, ट्रीटमेंट डिस्पोजल कर रहा था, करोड़ों रुपए इधर उधर कर दिया, उसमें 2-3 वेस्ट और मिला के डिस्पोज ऑफ दिखाने लगा। तो सरकार पहले मेरे कामों को देख के मुझे रिवार्ड दी और उसके बाद से किक मिल जाएगी तुरंत। इसमें जैसे मान लीजिए आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो रिवार्ड कैसे मिलता है? रिवार्ड और रिवोक होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, ठीक है, और आपकी सारी एक्टिविटी चल रही है फॉर्म 1 के अंतर्गत, ठीक, सारा कुछ आपने रिवार्ड आपको मिल रहा है, आपका ड्यूरेशन ख़त्म हो रहा है तो ऑटो रिवोक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इसमें सेक्शन 6 भी इन्वॉल्व है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेक्शन 5 में सेक्शन 6 हम ना रखें। सेक्शन 5 में सेक्शन 6 भी है कि आपकी गलती पर, कोई भी कमेटी मेंबर के रिपोर्टिंग पर, किसी भी उस इलाके के किसी भी व्यक्ति के, जिम्मेदार व्यक्ति के रिपोर्टिंग पर आपके लाइसेंस को सस्पेंड और आपको जेल के पीछे बहुत आसानी से डाला जा सकता है। फिर सेक्शन 7 कहता है पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट। अब जो पैकेजिंग लेबलिंग होगा उसका क्या कहानी है? हजार्डस वेस्ट पहले तो पैक्ड और वेल लेबल्ड हुए बिना कैंपस ओनर ऑफ द प्रीमिसेस, उसके प्रेमाइसेस से बाहर नहीं जाएगा। पहली चीज, अगर वो ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट कर रहा है तो। फिर 3 कॉपी बनती है, वाइट, येलो और पिंक। वाइट कॉपी जो है वो ऑक्यूपायर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कमेटी को भेजेगा, येलो कॉपी अंडर साइन करके ट्रांसपोर्टेट को देगा, पिंक कॉपी साइन करके जो है ऑपरेटर और फैसिलिटी को देगा। और ये जान लीजिए, लॉ में मैं फिर कह रहा हूँ, इंडस्ट्रियल नियमावली ऐसी है कि बिना लिखत पढ़त के कुछ नहीं होता। कुछ भी ना कीजिएगा। कभी भी आप किसी इंडस्ट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर हैं या इंडस्ट्री में ईटीपी चला रहे हैं या एसटीपी चला रहे हैं या कोई भी मॉनिटरिंग डिवाइस चला रहे हैं, बिना लिखत पढ़त के आदेश के कुछ मत कीजिएगा, वरना कहीं ना कहीं आप बच जाएंगे, और बच जाएंगे तो फिर कंपनी आपसे ऐंठ लेगी पेनल्टी। ये बहुत खतरनाक नियम। अब डिस्पोजल साइट, डिस्पोजल साइट के लिए जो है वो कंपनी के ऑक्यूपायर जो हैं वो सर्च करेंगे, उस साइट का ना अलॉटमेंट होगा कि वहाँ ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट हो, तो उसके लिए EIA होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। EIA कौन करता है? EIA स्टेट बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपकी है, या इन्वायरमेंट की कोई कमेटी होगी वो करवाएगी।
EIA, और इस EIA में पब्लिक हियरिंग इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक के बिना आप संज्ञान में लाए EIA नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई हजार्डस वेस्ट जो है ऐसा ही नहीं है, बड़ा खतरनाक है। ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर एंड ऑपरेटर क्या है? वही चीज़ जो आपने पीछे पढ़ी है, जो हजार्डस केमिकल में आपने पढ़ा है, वही चीज़ एकदम सेम यहाँ पे लिखी है, इसीलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया। बता दूं, ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर ये है और ऑपरेटर ये है कि जो है आपका कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो विद इन लिमिट और पैरामीटरली चलेगा, ऑडिटिंग समय समय पे होगी। रेकोनेंस सर्वे मतलब हर 4 घंटे पे सर्वे या मॉक ड्रिल की व्यवस्था आपके यहाँ होनी चाहिए, जो मैंने बताया था कल, जो आई बटन में आपके हजार्डस केमिकल वाला आ रहा है उसी में है चीज़ें हैं। फिर इसके बाद से जो है आपका रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न फॉर्म 3 के अंतर्गत रखा जाएगा, जो ऑपरेटर के पास होगा उसका एक रिसिप्ट जो है ऑक्यूपायर के पास होगा, अथॉरिटी के पास भी जाएगा। और ये किस चीज़ का रिसिप्ट रखा जाएगा? कलेक्शन का रिसिप्ट रिसीव किया, जो आपने ट्रीट किया, जो आपने डिस्पोज ऑफ किया, जो आपने सारे डिटेल और पैरामीटर एनालिसिस होंगे। किसी भी तरह की एक्सीडेंट होता है, सेक्शन 10, किसी भी तरह का जो है एक्सीडेंट होता है तो फॉर्म 5 के अंदर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इमीडिएट रिपोर्ट होगा, इमीडिएट। जो मेजर और माइनर एक्सीडेंट्स हैं उसकी रिपोर्टिंग स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को होती है। देखिए इसमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और जो कमेटी बना दी जाए, स्टेट बोर्ड कमेटी कोई बना दी जाए हजार्डस वेस्ट के लिए, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड डंपिंग एंड डिस्पोजल, इंडिया से बाहर जाना या इंडिया के अंदर आना बिना परमिट के अलाउ ही नहीं है। ये अमेंडमेंट से आया, बिना परमिट के अलाउ नहीं है। और परमिट कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। एक बार ऐसा हुआ कि केरल के हमारे जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है प्रपोजल मंगा लिया और डंपिंग जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट की होनी थी। तो उस समय जो है कर्नाटक सरकार में इसका विरोध किया और विरोध करने का नतीजा ये हुआ कि वो गवर्नमेंट को उसके फीडबैक माने लेना पड़ा और लेने के बाद से अपने आपको कदम को पीछे करना पड़ा और बहुत जो है बड़ा डिज़ास्टर हो जाता। भारत के तटवर्ती इलाकों में जो है विदेशियों के द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट की डंपिंग की परमिशन कांग्रेस गवर्नमेंट ने दे दी थी। तो ये थोड़ा सा जो है होता है, वही मैं कह रहा था कि अपॉइंट द एक्सपर्ट एंड लेट द वर्क डन बाय द एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट्स की अभाव में ऐसा हो गया, पर चूँकि वहाँ केरल और साइड में कर्नाटक की गवर्नमेंट ने बहुत तगड़ा एक्शन लिया और उसी पे ये सब कुछ रिवोक हो गया। सारा कुछ सरकार ने रिवोक कर दिया, हटा दिया, वहाँ से वापस ले लिया गया। सारे पैरामीटर्स को वहाँ पे जो है उसका फीडबैक लोकल अथॉरिटी से फीडबैक लेकर तब जो है तुरंत ही इमीडिएट एक्शन में इसको वापस किया। नहीं तो आपके जो है सारी सीनिक ब्यूटी, सारे आपके जो है बीचेस, सब पे रेडिएशन ही दिखता। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट रिसाइकलिंग एंड रीयूज, इस पे मज़ेदार एक कहानी जो मैं कह रहा था वो यही है। हुआ ये कि अफ़गानिस्तान युद्ध चल रहा था, अमेरिका अफ़गानिस्तान में आतंकवादियों को मार रहा था। उसी दौरान दिल्ली के कुछ विद्वान लोग जो है उन्होंने क्या किया कि पीतल उद्योग के लिए, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, कभी भी कोई व्यक्ति अनजाने में गलती करता है, गलतियाँ हमेशा अनजाने में होती हैं। अगर बड़े पैमाने पे कोई इस तरह का डिज़ास्टर हो रहा है, मैं बाकी लोगों की बात नहीं करता, मैं अपने एनवायरनमेंट को बात कर रहा हूँ, गलतियाँ अनजाने में होती हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है। अब पीतल के चक्कर में वहाँ पे चूँकि मिलिट्री जो भी इस्तेमाल करती है, गोलियाँ, बंदूक, खोखे, ये सब पीतल होते हैं, तो उसको जो है यार्ड जो आपका जंक था उसको यहाँ मंगा लिया लोगों ने और उसको रिसाइकिल करने लगे। कुछ उसमें जो थे असलहे वो दगे नहीं थे और
फुस बम थे और उसको यहाँ रिसाइकिल करने के लिए भट्टी में गलाने के लिए पीतल डाले, धमाका हो गया। समझ रहे हैं? तो ये डेंजरस चीज़ है। ये अनअवेयरनेस में हुआ, वहाँ के लोग इस चीज़ को से अनअवेयर थे कि भाई उनको क्या मालूम कि मज़दूरों को कि ये बम जिंदा है कि ख़त्म हो गया है कि इसका खाली खोखा है। अब उसके अंदर बारूद भरा हुआ था, आपने उसको भट्टी में डाल दिया, विस्फोट से उड़ गए। तो एक डिज़ास्टर हुआ था ये दिल्ली में। तो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी है हज़ार्डस केमिकल का या रीयूज़ करना है, तो उसकी जानकारी जो है गवर्नमेंट के नोडल मिनिस्ट्री में होनी चाहिए। अगर कोई ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के थ्रू कोई भी हज़ार्डस केमिकल आ रहा है या कोई कंपोनेंट आ रहा है इसका हमको रीयूज़ करना है, और ये नोडल ऑफिसर की नियुक्ति जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट करती है। और इन जिन मटेरियल को रिसाइकिल करना है वो शेड्यूल 3 और 4 में होते हैं। शेड्यूल 3 और 4 के जो केमिकल्स होंगे वो रिसाइकिलेबल होंगे, उनको रिसाइकिल किया जा सकता है। फिर है इंपोर्ट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट। इंपोर्ट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एडवांस में 120 दिन पहले ही प्रक्रियाएं शुरू कर देनी चाहिए फॉर्म 6 के अंतर्गत। और एक्सपोर्ट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट में फॉर्म 7 के अंतर्गत MOEFCC से आपको परमिशन लेना पड़ेगा फॉर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। इलीगल ट्रैफिक यही था, इलीगल चोरी से आ जाना, तो चोरी से ही उसको मंगाए थे लोग। फिर लेबल ऑफ ऑक्युपायर, ट्रांसपोर्टर एंड ऑपरेटर ऑफ अ फैसिलिटी। क्या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी ऑफ ऑक्युपायर, लाइबिलिटी ऑफ ऑक्युपायर क्या है, ट्रांसपोर्टर क्या है, ऑपरेटर क्या है? लाइबिलिटी उनकी यही है कि सबसे पहले किसी भी हज़ार्डस वेस्ट का मूवमेंट आपके इलाके में, आपके जोन में हो रहा है, तो किसी भी प्रकार की न्यूसेंस या लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हज़ार्डस वेस्ट में एक गलती भोपाल गैस लीक जैसी घटनाओं को अंजाम देती है, चेरनोबिल जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकती है। समझ रहे हैं? 3 माइल आइलैंड को अंजाम दे सकती है। 3 माइल आइलैंड जो है ये एक जगह का नाम है जहाँ पर हज़ार्डस वेस्ट जो है डंप किया जाता था। बगल में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसमें भी कुछ रिसाव हुआ और एक्सप्लोजन हो गया। और रिसाव उस जगह हुआ जहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट के कंटेनर्स रखे जाते थे। इसी तरह एक एपिसोड है लव कैनाल एपिसोड। लव कैनाल एपिसोड क्या है कि एक लव कैनाल जगह का नाम है, वहाँ पर पहले हज़ार्डस वेस्ट डंप होता था, गड्ढा बना के डंप किया गया। डंप करने के बाद से किसी विद्वान ने उसको प्लास्टर कर दिया, सीमेंट से, कंक्रीट से प्लास्टर कर दिया। फिर उस ज़मीन को बेच दिया। बेचने पे किसी विद्वान ने खरीदा, तो विद्वान व्यक्ति ने खरीदा तो बना दिया उस पर स्कूल। धीरे धीरे हज़ार्ड जो वेस्ट नीचे डंप था, इसमें शुरू हो गया मिथेनोजेनेसिस, और फिर उसके बाद एक दिन वो दड़ाम से दब गया। स्कूल के बहुत सारे बच्चे घायल हुए, कुछ मर भी गए। तो ये डिज़ास्टर था, लव कैनाल एपिसोड इसको कहा जाता है। इसके बाद जो है अपील का प्रोविज़न है। अपील 60 डे के अंदर हो सकती है। छूट है, सरकार आपको पूरी अथॉरिटी देती है। सरकार के पास भी पूरा पावर होता है कि भाई आपको कोई दिक्कत हो गई हो, आप अपील करो, आप बताओ कि क्या दिक्कत है, क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ और हम कर सकते हैं, या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको और दी जा सकती है। इसके बाद से आता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ऑफ रिसाइकलिंग। ये अपडेटेड अमेंडमेंट 2000 के बाद का है। तो सेक्शन 19 के थ्रू जो है वो रिसाइकलिंग रजिस्ट्रेशन के एक फॉर्म है। फॉर्म 1 के अंतर्गत, फॉर्म 5 के अंतर्गत आप जो है इसको करा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेटर। वेस्ट जनरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी जनरेटेड वेस्ट उसके प्रेमिसेस में न वो पैरामीटर से ज़्यादा जनरेट करेगा, न उसको प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी जो मिली है उससे ज़्यादा जनरेट करेगा, न उस क्वालिटी से ज़्यादा जनरेट करेगा जो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्ड्स फॉर रिफाइनिंग और रिसाइकलिंग। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। हज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल के अमेंडमेंट रूल जो आपका है 2003 का, उसके अंतर्गत
जो ये आप पढ़ रहे हैं इसमें आपने पहले ही स्लाइड में देखा होगा, अमेंडमेंट की बात मैंने की है, इसी में इसको मिला कि वैक्यूम डिस्टिलेशन विथ क्ले ट्रीटमेंट, वैक्यूम डिस्टिलेशन विथ हाइड्रो ट्रीटमेंट, थिन फिल्म इवेपोरेटर प्रोसेस का इस्तेमाल, फिर सेंट्रल बोर्ड के जो है अकॉर्डेंस जो है प्रोसीजर्स को ले डाउन करना विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। अगर कोई भी हजार्डस वेस्ट आपके उसमें आता है इंडस्ट्री में ट्रीट होने के लिए तो 6 महीने के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं करके कंप्लीट करना होता है। और ये सारा का सारा टाइम टू टाइम मॉनिटर होता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो हजार्ड वेस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मुद्दा ये मेन है कि हजार्डस वेस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत में मॉनिटर होता है। और इसमें स्टेट बोर्ड ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज वाला है, उसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब सेल रूल है और बायोमेडिकल वेस्ट भी रूल हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, 2 रूल्स और आपको थोड़े से पढ़ने हैं, उसके बाद से फिर नया सेशन, नई चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।